नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम पढ़ाई लिखाई के अंतर्गत आपके लिए लेकर आए हैं मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र। मनुष्य की उदर गुहा के पृष्ठभाग में डायफ्राम के नीचे एक जोड़ी गहरे लाल रंग की चिकने सेम के बीच के आकृति के अंग कशेरुक दंड के इधर उधर स्थित होते हैं, जिन्हें वृक्क कहते हैं। दाईं ओर का वृक्क यकृत की उपस्थिति के कारण 25 मिलीमीटर नीचे की ओर होता है। मनुष्य का वृक्क लगभग 4 इंच लंबा, 3.5 इंच चौड़ा और 150 ग्राम वजनी होता है। इसके चारों तरफ पेरिटोनियम नामक झिल्ली पाई जाती है। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में अन्य अंगों की स्थिति को देखें तो किडनी में रक्त वाहिकाएं रक्त लेकर आ रही हैं, जो आपको चित्र में लाल लकीर के रूप में दिखाई दे रहा है, लाल नली के रूप में। और रक्त को ले जाने वाली नली जो है वह नीले लकीर के रूप में दिखाई दे रहा है, नीले नली के रूप में। ये दोनों जो है रक्त को किडनी में लाने और ले जाने का कार्य करते हैं। इसके अलावा आपको किडनी से 2 नलियां यूरेटर निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। ये किडनी से मूत्र को लेकर बाहर आती हैं और इन्हें यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा करने का कार्य करती हैं। आपको किडनी के ऊपर 2 ग्रंथियां एड्रिनल ग्लैंड भी दिखाई दे रही हैं। इनकी स्थिति किडनी के ऊपर होती है। हिंदी में इसे अधिवृक्क ग्रंथि भी कहा जाता है। अब बात करें किडनी की आंतरिक संरचना की, तो यदि हम किडनी के लंब काट का अथवा अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करें तो हमको ये दिखाई देगा कि यह असंख्य पतली नलियों का बना हुआ है। वृक्क के अंदर संयोजी ऊतक के आधार में ये नलियां पड़ी हुई रहती हैं। इन नलियों को वृक्क या मूत्र नलिकाएं या नेफ्रॉन के नाम से भी जाना जाता है। वृक्क के चारों तरफ संयोजी ऊतकों का बना आवरण पेरिटोनियम दिखाई देता है। इस आवरण के अंदर का भाग 2 भागों में बटा हुआ रहता है। बाहरी भाग को कार्टेक्स कहते हैं और भीतरी भाग को मेडुला के नाम से जाना जाता है। कार्टेक्स भाग थोड़ी दूरी पर मेडुला के अंदर धंसकर कगारें बनाती है, जिसे बर्टनी के वृक्क के स्तंभ के रूप में जाना जाता है। इन कगारों रूपी स्तंभों के बीच में मेडुला तिकोने उभार के रूप में उठी रहती है, जिसे वृक्की शंकु के नाम से जानते हैं। प्रत्येक वृक्क में 8 से 12 वृक्क अंकुर पाया जाता है। इस प्रकार किडनी का अंदर से हम देखें तो यह स्पष्ट रूप से कार्टेक्स और मेडुला भाग में बटा हुआ दिखाई देता है। कार्टेक्स और मेडुला भाग के अलावा इसमें से आपको नलियों के प्रवेश और निकासी का मार्ग भी दिखाई दे रहा है। इस प्रकार मनुष्य का किडनी अंदर से अनुप्रस्थ काट में दिखाई देता है। आगे हम बात करें नेफ्रॉन की संरचना की, तो नेफ्रॉन स्पष्ट रूप से नलियों का जाल के जैसे दिखाई देता है। यह रहा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक इकाई है, जो वृक्क की गुहा में स्थित संयोजी ऊतकों में लगभग 2 लाख की संख्या में रुधिर वाहिनियों, लसिका वाहिनियों, पेशी तंतुओं तथा तंत्रिकाओं के साथ स्थित होता है। ये नलिकाकार तथा स्रावी प्रकृति के होते हैं। संरचनात्मक दृष्टि से प्रत्येक नेफ्रॉन के 2 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है मेलपिघियन संपुट या बोमन संपुट। ऊपर आपको जो गोलाकार संरचना दिखाई दे रहा है, जिसमें रक्त वाहिका सबसे पहले प्रवेश कर रहा है, इसे ही बोमन संपुट कहते हैं। आगे हम इसको विस्तार से देखेंगे। नीचे की ओर बोमन संपुट से नली निकलकर जो आती है उसे अभिवाही नलिका कहते हैं, और नीचे से जब ऊपर उठ के वो जाती है उसे अपवाही नलिका के नाम से जाना जाता है। इन दोनों अपवाही और अपवाही को एक साथ हेनले का लूप भी कहा जाता है। हेनले के लूप से घूमने के बाद यही नली जो आपको चित्र में पीले रंग का दिखाई दे रहा है, वो कलेक्टिंग डक्ट में जाके मिल जाता है। तो इस प्रकार से ये डक्ट जो है वो बोमन संपुट से प्रारंभ होकर कलेक्टिंग डक्ट में जाके समाप्त होता है। ठीक, बोमन संपुट से कलेक्टिंग डक्ट की ओर जाने के मार्ग में वह नीचे की ओर आता है और नीचे से ऊपर की ओर जाता है। इस नीचे से आकर ऊपर जाने के संरचना को हेनले लूप के नाम से जाना जाता है। हम बोमन संपुट की बात करें तो इसको यदि हम बड़े एक चित्र के माध्यम से समझें तो आपको बोमन संपुट के अंदर एफरेंट एल्टियोल और इफरेंट एल्टियोल नामक 2 रक्तवाहिनी दिखाई देंगी। एक रक्तवाहिनी जो होता है रक्त को लेकर आता है और दूसरा रक्त को लेकर जाता है। रक्त इसमें बहुत उच्च प्रेशर पर आता है और उसमें से जो पदार्थ हैं, अतिरिक्त उत्सर्जी पदार्थ हैं, काम के भी पदार्थ हैं, वो सब छनकर बोमन कैप्सूल में चले जाते हैं।
तो हर नेफ्रॉन का शुरुआत इसी संरचना से होता है जहाँ प्रारंभिक फिल्ट्रेशन का कार्य होता है। अब हम विस्तार से देखें चित्रों को तो आपको ये दिखाई देगा कि शुरुआत में जो बोमन संपुट बना हुआ है उससे हमारे ढेर सारे काम के पदार्थ जो हैं वो नली में चले जाते हैं। यदि वो नली में चले गए हैं जो कि जाते ही हैं तो उनसे वापस पाने का कार्य भी प्रारंभ होता है। तो बोमन संपुट आपको चित्र में लाल रक्त वाहिका से समझ में आ जा रहा है। वहां से फिर आपको जो तीर का निशान है उनको ध्यान देना है कि नली से जो छनित गया है उसमें से कार्बोनेट्स, नमक, जल, पोषक पदार्थ, पोटेशियम आदि को वापस लिया जाता है और उस नली में हाइड्रोजन आयन और अमोनिया को वापस फिर से छोड़ दिया जाता है। ये नली नीचे की ओर जब आता है तो इसे डिसेंडम लूप कहते हैं। डिसेंडिंग लूप जो है हेनले का, उसमें से नीचे की ओर आने के दौरान जल का पुनः अवशोषण किया जाता है और ऊपर की ओर जब जाता है उस दौरान इसमें पुनः यूरिया मिला दिया जाता है। इस चित्र में आप और स्पष्ट देख पा रहे हैं कि अलग अलग पदार्थ जो हमारी रक्त से छनकर वहां पहुंच गए हैं उनमें से कैसे पदार्थों को पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। जल, नमक को पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। यूरिया और उत्सर्जी पदार्थों को यदि वो नहीं आ पाए हैं तो उनको फिर से वहां डालने का कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार उत्सर्जन की प्रक्रिया में सबसे पहले बोमन संपुट में रक्त छाना जाता है, उसके पश्चात स्रावी भाग से पुनः पदार्थों को अवशोषित किया जाता है। ऊपर से नीचे की ओर आने और जाने के दौरान नेफ्रॉन के हेनले लूप में ढेर सारी रक्त वाहिकाएं लिपटी हुई रहती हैं जो स्रावण का कार्य और संग्रहण का कार्य करती हैं। इस प्रकार मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र काम करता है। आप देखिए और समझिए। पुनः चैनल में आने के लिए धन्यवाद।